नहीं हम दोस्त, नहीं। कितना टेम्परेचर है? आ, आज पीक 45 था डिग्री सेल्सियस। इस्लामाबाद में फील्स लाइक 45 डिग्रीज। फील्स लाइक 45। और हम अगर अपने घर में एक अपने एक बाशिंदे को देखें, वो उसको क्या देख के होता है? लगता है एक मेंबर ऑफ फैमिली मेंबर को देखें, उसको देख के लगता है कितना टेम्परेचर है, 50-55 तो होगा। हमारे घर में जाइना को देख कर ऐसे लग रहा है बहुत गर्मी है। तो वो ना आज ज़ाहिर है 2 दिन से इस्लामाबाद के अंदर बड़ी शदीद वाली गर्मी पड़ी है, और नॉट ऑनली इन इस्लामाबाद, पंजाब वाले हमारी हमारा मजाक उड़ा रहे हैं। लेकिन इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात यह है कि हमारी फैमिली में जो मेंबर्स यूके में रहते हैं, सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की है कि वो भी इस दफ़ा हमारे, सफ़र कर रहे हैं। हाँ, हम वो वही शिद्दत महसूस कर रहे हैं जो हम करते थे। उसके बाद जो जर्मनी में रह रहे हैं वो भी वही फ़ील कर रहे हैं जो हम कर रहे थे, और दुबई वाले भी ज़ाहिर है वो वैसे भी वही फ़ील करते हैं। दुबई में प्रॉब्लम यह है कि दुबई में ऑलरेडी टेम्परेचर्स हाई होते हैं, तो वहाँ एसी वगैरह और ये चीज़ें होती हैं, लेकिन यूके और जर्मनी के जो लोग हैं दे वर नॉट यूज टू ऑफ ऑल दिस। तो वो पंखे और एसीज़ वगैरह जो हैं, वो सारे सोल्ड आउट हैं यूरोप में, कहीं भी नहीं हाँ मिल रहा है। एग्जैक्टली लेकिन उसमें इंटरेस्टिंग बात ये हुई कि आज हम दोस्त ने जो है वो एक नई थेरी आके मुझे बताई। थियरी नहीं है ये अब मतलब। मेरे नज़दीक तो अभी अभी तक तो थ्योरी है ना, तो देखते हैं अब हमदोश की जो थ्योरी है वो कितनी प्रैक्टिकल है और कितनी जो है ना ऑन ग्राउंड रियलिटीज़ के ऊपर बेस करती है। तो हमदोश का कहना ये है कि हमदोश अभी मुझे कोई रिसर्च भी बता रहा था, वो कौन सी रिसर्च थी जिसमें 2050 का एक टेम्परेचर का वो फ्रांस ने 2014 में एक पैरोडी वेदर चैनल लॉन्च किया, जिसमें वो दिखाना चाह रहे थे अपने सिटीजन्स को कि अगर क्लाइमेट चेंज चलता गया तो 2050 तक कितने टेम्परेचर बढ़ जाएंगे फ्रांस में समर्स में। तो जो उन्होंने 2014 में 2050 की प्रिडिक्शन दी थी वो था 38-37 तक पहुंचेंगे, और आज 2026 में आज के दिन 41-42 तक पहुंचे हुए हैं फ्रांस में टेम्परेचर्स। मतलब जो उनकी प्रिडिक्शन थी 2050 के लिए, वो 24 ईयर्स अर्ली ही उससे ज़्यादा ऊपर चले गए उसके टेम्परेचर्स। मतलब क्लाइमेट चेंज इतना ज़्यादा जल्दी एडवांस कर रहा है। अच्छा, अब हमदोश इस पर क्या बताएगा कि मतलब हमदोश के नज़दीक, जो हमदोश ने अभी तक अपनी स्टडी की है उसके नज़दीक इसकी एक बहुत बड़ी कॉज या रीज़न क्या है? अच्छा, इसमें हम देखेंगे कि एक साल के अंदर अंदर एआई यूसेज हमारी दुनिया में कितना बढ़ा है ना। और जब से क्लॉड आया है, क्लॉड तो हर कोडर की अब नेसेसिटी हो गई है। आप एज अ कोडर क्लॉड नहीं यूज़ करोगे तो आप पीछे रह जाओगे। आप कुछ भी प्रोग्रामिंग करना चाहते हो, वेब डेवलपमेंट, आजकल तो लोग अपने रिसर्चेस के लिए भी, कोई बंदा कहेगा कि गिव मी अ स्ट्रेटजी ऑन हाउ टू अर्न $1 मिलियन इन 1 डे, और क्लॉड सोचेगा हफ्तों के लिए और वो आपको एक्चुअल प्रैक्टिकल आइडिया देगा। लेकिन ये जो यूसेज एक साल के अंदर इतनी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई है, एआई का बहुत, एआई हैज़ अ डेट्रीमेंटल इफेक्ट टू आवर क्लाइमेट। मतलब और वो ऐसे है कि एआई आप यूज़ करते हो तो एआई के सर्वर्स जो हैं, एआई डेटा सेंटर्स, जब आप एआई यूज़ करते हो तो उनमें वो गर्म हो जाते हैं क्योंकि इतना ज़्यादा यूज़ होता है उनका। तो उनकी कूलिंग के लिए पानी यूज़ किया जाता है, और पानी होगा भी नहीं सॉल्ट वाटर, पानी होगा क्लीन फ्रेश ड्रिंकिंग वाटर। एक तो ये डायलेमा हो गया कि इतना ज़्यादा पानी यूज़ हो रहा है, ट्रिलियन गैलन्स में यूज़ हो रहा है और कि हमदोश, मैं आपको यहाँ इंटरप्ट करूँ, आज क्लाइमेट चेंज की ना स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग थी। आपको पता है उसमें ये बताया गया हमारे मिनिस्टर ने क्लाइमेट चेंज के कि इवन जो पार्लियामेंट हाउस और पार्लियामेंट लॉजेस के अंदर जो फिल्ट्रेशन प्लांट्स लगे हुए हैं उनसे भी जो पानी आ रहा है वो भी ड्रिंकिंग वाटर नहीं है, अब क्लीन वाटर नहीं है। मैं, और ये वही बात है कि इतना ज़्यादा क्लीन ड्रिंकिंग वाटर इस्तेमाल किया जा रहा है कि लोग ये प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि 2030 तक पानी गोल्ड की तरह होगा, पीने वाला पानी। और यूएस के तो बहुत सारे रीजन्स में, कैलिफोर्निया के रीजन्स में, कैलिफोर्निया जो यूएस का सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेट है, जो जीडीपी में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन कैलिफोर्निया की है
एजुकेशन सबसे ज़्यादा उधर, सब कुछ सबसे ज़्यादा उधर। और उधर बहुत से डिस्ट्रिक्ट्स में अब घरों में पानी ब्राउन कलर का आ रहा है जो बंदा पी नहीं सकता। अब आप बॉयल भी कर लो तो उसमें रिस्क है। वो जो कराची में टैंकर्स आते हैं ना, उधर वो वाला सिस्टम शुरू हो गया। अंदोश, आपको याद है हम पहले जब इस्लामाबाद रहते थे तो हाँ इस्लामाबाद जी, की कुछ हाउसिंग सोसाइटीज़ के अंदर इस तरह का गंदा H13 पानी, में। हाँ H13 में भी, और हम एक और PWD की बैक पर एक हाउसिंग कॉलोनी है वहाँ पर भी, तो वहाँ पर भी ये वाली सिचुएशन होती थी। अच्छा हमदोश, इसी को अगर हम रिलेट करें तो एक पाकिस्तान के अंदर गुल अहमद ने एक बहुत बड़ा डाटा सेंटर बनाने के हवाले से बात की है, तो कितना अच्छा इनिशिएटिव है पाकिस्तान के हवाले से। इकोनॉमिकली तो आप कह सकते हो कि बहुत अच्छा है, क्योंकि आई हैव टॉक्ड अबाउट दिस बिफोर कि पाकिस्तान में डेटा सेंटर्स के लिए तो बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। हमारे पास लैंड है, हमारे पास इन्वायरमेंट है, हम सोलर पावर से पावर कर सकते हैं इन डेटा सेंटर्स को इंस्टेड ऑफ यूजिंग सो मच इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इधर बस कूलिंग की प्रॉब्लम आती है। होना पानी से है कूल, और अगर सॉल्ट वाटर भी यूज़ हो तो फिर प्रॉब्लम नहीं रहेगा। और चाइना में ये रूमर्स हैं कि चाइना ने अपने डेटा सेंटर्स को सॉल्ट वाटर से कूल करना शुरू कर दिया, और वैसे पूरी दुनिया पीछे रह गई है। और जो उसकी हीट है वो प्रोडक्टिव कामों के लिए यूज़ कर रहे हैं इंस्टेड ऑफ लेटिंग इट रेडिएट, और फिर उससे बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स जनरेट होती हैं। चाइना में ये कहा जा रहा है कि वो प्रोडक्टिव कामों के लिए यूज़ कर रहे हैं, और गुल अहमद ने ये कहा है कि हम कोशिश करेंगे कि हम ये जो हीट रेडिएट होगी अपने टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए इस्तेमाल करें। लेकिन जो ऐसा मुल्क, नो ऑफेंस टू पाकिस्तान, मतलब हम अच्छे रेट पे एडवांस कर रहे हैं, लेकिन हम एक ऐसे एरा में जहाँ अभी हम सिर्फ प्रोग्रेस कर रहे हैं, और वो भी हम थियोरेटिकली कर रहे हैं, अभी कुछ शुरू नहीं हुआ, तो हम इतनी बड़ी क्लेम्स नहीं दे सकते कि हम जो अभी यूरोप में और यूएस में नहीं हुआ वो हम इधर करेंगे, टेक्सटाइल इंडस्ट्री को पावर करेंगे हीट से। और वो भी एक ऐसे डिसफंक्शनल सी जगह पे जो कराची है, उधर मतलब सिक्योरिटी इश्यूज भी होते हैं, और फिर हमारे पास उतना ट्रेंड पर्सनल नहीं है। कराची में ऑलरेडी पानी का बड़ा इशू है, वही मैं मेंशन करने लगा था कि जहाँ पहले ही इतना पानी का इशू है, हम पंजाब में भी करें तो पंजाब में क्या ड्राउट्स नहीं होते, और बलूचिस्तान में तो बलूचिस्तान में भी ट्रेंड पर्सनल की प्रॉब्लम होगी, उधर ग्रिड्स की प्रॉब्लम होगी। इधर पूरे पाकिस्तान में हमारे पास ट्रेंड पर्सनल नहीं होगा, हमें इंपोर्ट करना होगा ट्रेंड पर्सनल। हम चाइना से करेंगे, हम यूएस से करें, हम यूरोप से करें, उस पर भी हमें पैसे लगेंगे। तो आप कह सकते हो इकोनॉमिकली अच्छा होगा कि हमारे पास फॉरेन कंपनीज अट्रैक्ट हों, क्योंकि पाकिस्तान के पास पोटेंशियल है। लेकिन एक रीज़न ये भी हो सकता है अट्रैक्शन का कि वो हमें एक्सप्लॉइट करने आए, हमारे रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करने आए, हमारा पानी यूज़ करें। नेस्ले तो कर गया है ना, इतने ज़्यादा लोगों को एक्सप्लॉइट अभी भी कर रहे हैं, और हमारे पाकिस्तान में उनके अगेंस्ट कुछ किया ही नहीं जा रहा। नेस्ले आराम से काम कर रहा है, अफ्रीका में उन्होंने इतने ज़्यादा लोगों को एक्सप्लॉइट किया, उनका पानी के ओवर कंट्रोल करके उन्हीं को बेच रहे हैं अब अपना पानी। नेस्ले का एक बहुत बड़ा स्कैंडल आया था, लेकिन फिर ज़ाहिर है वो दब गया, और ये फिर मल्टी बिलियन डॉलर कॉर्पोरेशन ऐसे ही करती हैं ना। और अब ये जैसे एंथ्रोपिक और एंथ्रोपिक है, ओपन एआई है, ओपन एआई का चैट जीपीटी है, एंथ्रोपिक का क्लॉड है, ये झूठ बोलते होते हैं इनके CEOs डायरेक्टली कि हमारा एआई तो सिर्फ इतना पानी यूज़ करता है, और वो इन अ वे झूठ नहीं बोल रहे होते, वो सिर्फ मेंशन कर रहे होते हैं कि जब आप उसको प्रॉम्प्ट देते हो तो प्रॉम्प्ट देने में कितना पानी लगता है। हम कुछ उसको कहते हैं तो उस कहने में भी पानी लगता है, वो पानी लगता है, बिलियंस ऑफ गैलन्स हर दिन यूज़ होते हैं। अच्छा, यानी हमदोश जो बात कर रहा था ना, यानी हमदोश का कहना ये है कि ये जो अनप्रिडिक्टेबल एकदम हीट आ गई है, यानी हम क्लाइमेट चेंज की तो बात कर ही रहे थे, हम पूरी दुनिया में बात कर रहे थे, लेकिन हम ये कहते थे कि जो पाकिस्तान है लास्ट 2 ईयर्स में यही बात इंटरनेशनली भी सामने आई कि
पाकिस्तान सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट होने वाला रीजन है क्लाइमेट चेंज से। लेकिन इस साल जो यूरोप में हुआ और जो अभी हम देख रहे हैं, यानी ये शायद प्रेडिक्टेबल नहीं था, ये प्रेडिक्टेड नहीं था इस तरह से जो अभी इस साल हो रहा है। तो यानी हमदोश का पॉइंट ऑफ व्यू इसमें ये है कि इसकी बहुत बड़ी रीज़न जो हमने एआई का यूजेज बढ़ाया है अपनी ज़िंदगियों में, नॉट ओनली हियर, मतलब आप देखें कि यूरोपियन कंट्रीज़ में और इन सब कंट्रीज़ के अंदर सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है इस हवाले से, ज़ाहिर है। और यूरोप में ही तो सबसे ज़्यादा डेटा सेंटर्स हैं। एग्जैक्टली, डाटा सेंटर्स वहाँ पर है। तो उसने जो है उसने भी क्लाइमेट को बहुत बुरे तरीके से, यानी सारे मल्टीपल फैक्टर्स आ जाते हैं और मल्टीपल फैक्टर्स की वजह से इस बार तो जो हीट वेव्स आ रही हैं यूरोप और एशिया में, इनके नेचुरल फैक्टर्स भी हैं। जो सहारा डेजर्ट है, उधर से सीधी विंड्स यूरोप जा रही हैं। और सुना होगा कि एक फिनोमेना है एल नीनियो, जो एक ओशन में, अब मैं उसका नाम भूल गया हूँ कौन सा ओशन है, लेकिन उसमें वार्म विंड्स फॉर्म हो रही हैं। और प्रिडिक्टेड था कि अगर ये सुपर एल नीनियो बन गया, मतलब उसका सुपर वर्जन, तो पूरी दुनिया में इतने ज़्यादा क्लाइमेट डिज़ास्टर्स होंगे। एक जगह में फ्लडिंग हो रही होगी, दूसरी जगह में ड्राउट होगी। पाकिस्तान का तो ये था कि पाकिस्तान में 55-56 तक जाएंगे टेम्परेचर्स, और कहीं इतनी ऐसी फ्लडिंग होगी कि बिल्डिंग्स गिर जाएंगी, मतलब फुल जैसे मूवीज़ में नेचुरल डिज़ास्टर्स होते हैं। और अब है चांस, 2/3 चांस है कि सुपर एल नीनियो हो जाए, और फिर दुनिया में तो तबाही होगी ना। और दोस्त की बातें सुनने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि हमने मर जाना, बस थोड़ा सा ये करीब ही है टाइम। तो हमदोश खौफनाक किस्म की जो है ना तो गुफ्तगू करता है, लेकिन मैं इसको इस तरह से रिलेट करती हूँ कि जो हमदोश बात कर रहा है, मैं अगर इसको बहुत ज़्यादा सिंपल वे में आपको समझाने की कोशिश करूँ तो पाकिस्तान का अपना जो वेदर प्रेडिक्शन है इस साल की आपने देखा होगा कि लास्ट ईयर इस्लामाबाद जैसा जो शहर है, यानी मैं इस्लामाबाद में 2008-9 में मैं यहाँ मूव हो गई थी, और उस ज़माने में जून का भी जो महीना होता था वो ठंडा होता था, रातें ठंडी होती थी और कंपैरेटिवली टेम्परेचर्स बहुत डाउन होते थे। स्वेयर हीट और उसके बाद जो ह्यूमिडिटी है वो इस्लामाबाद में आपको फील नहीं होती थी। ज़ाहिर है ये आहिस्ता आहिस्ता वेदर कंडीशंस चेंज होना शुरू हुई। इसके बाद हमने देखा कि लास्ट ईयर हमारे सामने एक कॉन्सेप्ट आया क्लाउड बर्स्ट का। इस्लामाबाद के अंदर फ्लडिंग शुरू हुई, बारिश हुई बहुत ज़्यादा, और उसके बाद यानी और इलाकों में भी हुई, तो हमने सुना जी क्लाउड बर्स्ट। उसके बाद क्या जो रिपोर्ट आई उसमें पता चला कि क्लाउड बर्स्ट और इस तरह की चीज़ें ये कुछ भी नहीं था, ये बस लोगों को बताया गया। लेकिन ये है कि अनएक्सपेक्टेड रेन हुई। इस दफ़ा की जो प्रेडिक्शन है, वेदर प्रेडिक्शन, हमने लास्ट ईयर देखा था कि इस्लामाबाद के अंदर जो बारिश हुई थी उसमें जो ओले हुए पड़े थे और इतने इंटेंस किस्म के थे कि लोगों की गाड़ियों के शीशे और गाड़ियाँ डैमेज हो गई थी बाकायदा। तो इस दफ़ा की जो प्रेडिक्शन है उसमें भी यही है कि शायद बारिशें जो कंपैरेटिवली कम हो लास्ट ईयर की निस्बत, लेकिन जो उनकी इंटेंसिटी है लाइक प्रेडिक्शन इस तरह से है कि क्लाउड बर्स्ट टाइप जो चीज़ें हैं उनके चांसेस ज़्यादा हैं। इसके अलावा ये है कि हो सकता है बहुत दिनों तक बारिश ना हो, लेकिन एक दिन बारिश हो, वो 1 या 2 घंटे की बारिश हो, और वो इतनी ज़्यादा बारिश हो कि आपके शहर में फ्लड आ जाए, यानी आपका ड्रेन सिस्टम वहाँ फेल हो जाएगा। तो इस तरह की जो चीज़ें आती हैं वो बड़ी। हमदोश आपको याद है हम गौरी टाउन में रहा करते थे, उधर ऐसी फ्लडिंग हुआ करती थी। हाँ, हम गौरी टाउन में रहा करते थे, और ये 14 की बात है मेरे ख्याल में, क्योंकि जाइना शायद 1-1.5 साल की थी तब। लेकिन मुझे तो इतना विविडली याद तो है। हम सोए और सुबह उठे तो बिजली नहीं थी, और हम फर्स्ट फ्लोर पर रहा करते थे, और जो गौरी टाउन है उसके बिल्कुल साथ आगे ना एक नाला भी है, मुझे एग्जैक्टली उसका नाम। हाँ, फिर मिलिट्री भी इन्वॉल्व हुई थी। हाँ एग्जैक्टली, यानी वो वाला जो सारा हम फ़ेज़ 3 में रहा करते थे, फ़ेज़ 2, फ़ेज़ 3, आगे फ़ेज़ 7, ये सारा, यानी हम उठे, लाइट नहीं थी, तो ज़ाहिर यूपीएस चल रहा था, तो वो एकदम उठे हैं तो बाहर शोरगुल नज़र आना शुरू, आवाज़ें आना शुरू हुई, तो पता चला कि इस कदर खौफनाक फ्लड आया हुआ था गौरी टाउन के अंदर, और हमारे मतलब जो ग्राउंड पे लोग रहते थे उनके घरों के अंदर पानी था, मुझे याद है। और पानी का फ्लो इतना ज़्यादा था कि वो लोग जो बेचारे बचकर, लोगों की गाड़ियाँ हमारी आंखों के सामने गाड़ियाँ बह रही थी,
और उसके बाद जो लोग उस पानी में से गुजर कर सेफ साइड पे जाना चाह रहे थे, ये पानी उसको हाँ। ऑल्टर साइड पे लेके जा रहा था, और फिर अल्टीमेटली आर्मी को आना पड़ा था हेलीकॉप्टर्स के ज़रिए से वहाँ से ये रेस्क्यू किया गया था। 2013-14 की बात है, हाँ। मुझे इतनी विविडली याद है, हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने वो फिर हाँ एग्जैक्टली खौफनाक थे। तो मतलब वो एक अच्छा वो ये नहीं था कि वो बहुत दिनों तक रहा, वो पानी शाम तक उतर गया था, लेकिन इतना इंटेंस था कि आप अंदाज़ा लगाएं कि ज़ाहिर है जो लोग ग्राउंड फ्लोर पर हैं उनके घर बुरी तरह मुतासर हो गए थे। और आप इसकी इंटेंसिटी का अंदाज़ा इसलिए तरह से लगा सकते हैं कि जो ज़मीनी रास्ता था वो मुनक़ता हो गया था, आर्मी के हेलीकॉप्टर्स लोगों को रेस्क्यू कर रहे थे वहाँ से, तो वो एक बड़ी खौफनाक किस्म की सिचुएशन थी। और ज़ाहिर है लोगों की गाड़ियाँ बह गई, वो कहाँ गई कहाँ नहीं गई नहीं पता। उसके बाद हमने इस्लामाबाद के अंदर भी सिचुएशन देखी, लास्ट ईयर भी DHA के अंदर ये सिचुएशन देखी थी कि जिसमें हाँ। एक जो कोई रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर थे, उनकी बेटी भी हाँ थी। वो और उनकी बेटी की गाड़ी से तरह बही, और उसके बाद अनफॉर्चुनेटली उनकी बॉडीज़ मिली थी। तो ये सिचुएशन ये भी कहीं ना कहीं क्लाइमेट इफेक्ट जो है ये और हमें नज़र आ रहा है। नवंबर 2025 में तो NDMA ने प्रेडिक्ट कर दिया था हाँ, कि जो अब 2006 में मानसून होगा वो 25% और ज़्यादा इंटेंस होगा, उसकी फ्लडिंग, उसकी रेंज सब कुछ ज़्यादा इंटेंस होंगी। हाँ। और और ये इतना खौफनाक है कि इसके जो इम्पैक्ट आते हैं ना, यानी आप देखें कि पाकिस्तान एक एग्रीकल्चर कंट्री है, और हमारी एग्रीकल्चर इतनी मुतासिर है कि मैंने 2 साल पहले जो कॉटन की प्रोडक्शन का टाइम पीरियड होता है, मैंने उसमें जब साहिवाल के इर्द गिर्द जो देहात थे वहाँ कपास की फसल लगी हुई थी, और मैंने जब उनके इंटरव्यूज़ किए थे तो उन्होंने ये कहा कि ये जो अनप्रेडिक्टेड किस्म की हीट आ रही है ना, यानी एक आपके फसल को पकने के लिए एक वेदर चाहिए, तो उनका कहना ये था कि ये हीट इतनी आई है कि टाइम यही है कपास के चलने फलने फूलने का, लेकिन इस हीट ने कपास को फलने फूलने की बजाय जला दिया, हमारी फसल को जला दिया। तो उसी तरह गंदम के ऊपर इफ़ेक्ट आता है। उसके बाद जा रहे आप साहिवाल वाली साइड पे जाएँ तो आपको वहाँ टनल फार्मिंग जो है उसका एक कॉन्सेप्ट बड़ी तेज़ी से क्लाइमेट चेंज की वजह से एकदम बढ़ता हुआ नज़र आएगा। तो अल्टीमेटली ये कि क्लाइमेट चेंज ने ज़िंदगियों को मुतासिर किया, लेकिन उसके साथ साथ क्लाइमेट चेंज के ऊपर अगर हमारे अपने जैसे हम दरख्त नहीं लगा रहे या हमने जो है वो अपना ग्रीन एरिया ग्रीन बेल्ट ख़त्म कर दिया, लेकिन इसके साथ साथ जो AI और टेक है इसने भी वेदर को उतना ही मुतासिर किया है। और दूसरी बात यह कि गुल अहमद अगर पाकिस्तान के अंदर एक डाटा सेंटर बना रहा है और कराची में बनाने की बात कर रहा है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये डाटा सेंटर हमारी अपनी इन्वायरमेंट, और ख़ास तौर पर अगर हम कराची की बात करें, कराची में पानी का वैसे प्रॉब्लम है, कराची में साफ़ पानी का वैसे प्रॉब्लम है समंदर होते हुए भी, और उसके बाद जो है वेदर के हवाले से कराची एक बड़ा ह्यूमिड और बड़ा सब किस्म का जो इलाका है, तो वहाँ पर अगर डाटा सेंटर बनेगा तो वो पाकिस्तान की इन्वायरमेंट को कितना इफ़ेक्ट करेगा। और अल्टीमेटली जब इस तरह की चीज़ें बन रही होती हैं तो पाकिस्तान के अंदर जो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन कमेटियाँ बनी हुई हैं और ये सब इन्होंने अप्रूवल देना होता है, लेकिन साहिवाल में भी वो अप्रूवल मिला या नहीं मिला, लेकिन हमने कोयल मैं अपने दोस्तों से बात कर रहा था ना इस डेटा सेंटर के बारे में, तो मैंने डायरेक्ट यही पॉइंट दिया था कि हम बोल तो सकते हैं जितना बोलना है, लेकिन एक शहर जो इतना इन्वायरमेंटली फ्रेंडली होता था, अगर उधर हमने सीपेक के नाम पे कोल पावर प्लांट बना के लोगों को कैंसर दिलवा दिया, तो इस मुल्क में हम डेटा सेंटर्स को कैसे रोक सकते हैं? तो दैट्स वेरी ट्रू एंड दैट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। और उसमें बड़ी आम सी बात है कि आप देखिए पार्लियामेंट हाउस की अगर हम बात कर लें, पार्लियामेंट हाउस को ऐवान बाला कहा जाता है, हमारे सुप्रीम लीडर्स वहाँ पर बैठते हैं और सब मतलब वहाँ पर होते हैं। तो अगर आज आपका जो पार्लियामेंट हाउस में आपके क्लाइमेट मिनिस्टर कह रहे हैं कि पार्लियामेंट हाउस के अंदर ही साफ़ पानी पीने वाला मौजूद नहीं है, तो आप आम आदमी को क्या एक्सेसिबिलिटी और उस तरह से चीज़ों को दे सकते हैं? तो अनफॉर्चुनेटली सिचुएशन उस तरह से काफ़ी हद तक ख़राब है। लेट्स सी हम कितने साल और ज़िंदा रहते हैं इस एनवायरनमेंट के अंदर, लेकिन हमारे घर में ज़ाइना को सबसे ज़्यादा गर्मी लग रही है। इसके बावजूद ज़ाइना उस गर्मी की सारी जो गर्मी है वो मेरे और हम दोस्त के ऊपर निकाल रही है, गुस्से से हमें देखती है, और उसके बाद जो है ना वो हाँ, मैं अपने कमरे में घुस जाती हूँ, दोस्त अपने कमरे में घुस जाता है, हम डरते हैं ज़ाइना से बहुत ज़्यादा। अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का भी ख्याल रखिएगा। बाय बाय। अल्लाह हाफ़िज़। बाय बाय।